शहबाज हुकूमत को भी किसी साइफर कहानी की जरूरत है। तहरीर नुसरत जावेद। मौजू आज के लिए मैंने कुछ और सोच रखा था। पीर की सुबह अगर आंख खुली तो एक मेहरबान ने व्हाट्सएप के जरिए एक सवाल भेज रखा था। उस पर गौर करना लाजमी तस्वर किया। सवाल ये था कि नजर बज़ाहिर यके बाद दीगरे आईएमएफ को एक प्रेस रिलीज और अमरीकी अफवाज की हमारे खिते से मुतालिक अमूर के लिए मुख्तस सेंट कॉम के कमांडर के जरिए यह वजाहत देने की जरूरत क्यों महसूस हुई कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम उनका दर्द सर नहीं। ठोस मालूमात तक रसाई के बगैर मज़कूरा सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ढूंढना मुमकिन नहीं। अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक डॉट से डॉट मिलाएं तो ऐसे बयानात के मंजर आम पर आने की वजूहात अलबत्ता समझी जा सकती हैं। इमरान हुकूमत के क़याम से कहीं माक़बल ही इस्लामाबाद के बाखबर कहलाते हलकों में सरगोशियां शुरू हो गई थीं कि हमारे एटमी प्रोग्राम से मुबैना तौर पर उकताया अमरीका बेचैनी से उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब पाकिस्तान गैर मुल्की कर्जे अदा करने के काबिल ना रहे। सूरत हाल वतन अजीज को दिवालिया बनाने लगे तो पैगाम आ सकता है कि मुल्क बचाओ या एटमी प्रोग्राम। इस पैगाम से घबराकर पाकिस्तान खुद को दिवालिया से बचाने के लिए एटमी प्रोग्राम की कुर्बानी दे सकता है। जाती तौर पर इस्लामाबाद के बाखबर कहलाते हलकों में फैलती ये सरगोशियां मुझे साजिश कहानी ही सुनाई दी। अमेरिका और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से हरगिज खुश नहीं। वो इसे जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत के खात्मे के बाद दबाव बढ़ाकर काबू में ला सकता था। कम्युनिस्ट रूस मगर दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान पर काबिज हो गया। उसे वहां घेर कर शिकस्त से दो चार करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत एक बार फिर याद आ गई। हमारे एटमी प्रोग्राम को नजरअंदाज करते हुए अफगान जहाद की भरपूर सरपरस्ती का आगाज हो गया। जनरल जिया की मार्शलाई हुकूमत उससे मुस्तहकम और खुशहाल हुई। एटमी प्रोग्राम को जदीद तर बनाने का अमल भी इसके दौरान निहायत लगन से जारी रहा। अमेरिका इसमें हुई पेशरफ्त की बाबत हमेशा बाखबर रहा। उसे संजीदगी से रोकने की जरूरत मगर महसूस ना की। कभी कभार अपने मुल्क में मौजूद पाकिस्तान की जानिब से इस्लामी बम बनाने की काविशों की मुखालिफ लाबियों की तसल्ली के लिए अमरीकी इंतजामिया की जानिब से अगरचा तनबीह देते बयान जारी कर दिए जाते। वसी तर तनाजुर में हम ये भी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की सरहद के बहुत करीब आए और एटमी असलहे के हवाले से अमरीका के मुकाबले में सुपर ताकत बने कम्युनिस्ट रूस को डराने के लिए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को जिंदा रखना भी मकसूद था। वो अगर जारी ना रहता तो रूसी अफवाज पाकिस्तान में मुबैना तौर पर अफगान दहशतगर्दों के तरबियती कैंपों और पनागाहों को मस्मार करने हमारे मुल्क पर भी हमलावर हो सकती थी। बरह रास्त हमले के अलावा ऐसे कमांडो एक्शन भी लिए जा सकते थे जो अमेरिका ने 2011 में उसामा बिन लादेन के खिलाफ एबटाबाद में किया था। इसके अलावा याद ये भी रखना होगा कि अफगान जिहाद के दौरान हमारा अजली दुश्मन खुद को गैर जानिबदार रखते हुए भी कम्युनिस्ट रूस की मुसल्लत करदा कारमल और नजीब हुकूमत का दोस्त रहा था। उसे भी परेशान रखने को अमेरिका हमारे एटमी प्रोग्राम नजरअंदाज करता रहा। इस प्रोग्राम की दहशत उसे महज इस वक्त महसूस हुई जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में नाकाम होने के बाद खुद भी पाश पाश होकर रूस तक सुकड़ गया। दिवालिया के इम्कानात को एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक करते हुए साक्षी कहानियां घड़ने वाले ये हकीकत भी याद नहीं रखते कि श्रीलंका ने कभी एटमी कुव्वत बनने का ख्वाब भी नहीं देखा। इसके बावजूद गुजरे बरस वाकईतन दिवालिया हो गया। वजह इसकी वहां के हुक्मरानों की माशी पॉलिसियां थी। तामिल बगावत पर वहशियाना अंदाज में काबू पाने वाला सतिया राजा पिक्सा फौज छोड़कर सियासत में आया तो कई बरसों तक वहां का मकबूल तरीन हुक्मरान रहा। वो मुतशद्दिद नस्ल परस्त था। अपनी मकबूलियत के जोम में अवाम को खुश रखने के लिए गैर मुल्कों से भारी भरकम कर्जा लेता रहा। उन कर्जों से उसने ऐसे मेगा प्रोजेक्ट चलाए जिनकी ठोस माशी अफादियत मौजूद ही नहीं थी। अपने वसाइल को जहानत से इस्तेमाल करते हुए खुशहाल बनाने की बजाय वो गैर मुल्की सयाहों के हजूम से ही मुल्क में माशी रौनक लगाने में मसरूफ रहा। कोरोना ने सियाहत पर मबनी धंधे तबाह बर्बाद कर दिए। इस तबाही के बावजूद मौसूफ ने फैसला किया कि श्रीलंका के काश्तकार कीमियाई खाद इस्तेमाल ना करें। जमीन को कुदरती और रिवायती अंदाज अख्तियार करते हुए ही जरखेज बनाने की कोशिश करें। माहौल दोस्ती के बहाने हुई इस काविश ने वहां की रही सही ज़राअत का भट्टा भी बिठा दिया। बिल आखिर इसका मुल्क गैर मुल्की कर्जों की इकसाद देने के काबिल भी ना रहा, दिवालिया हो गया।
پاکستان کے دیوالیہ ہو جانے کے امکانات کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں بھی فقط اپنے ایٹمی پروگرام پر توجہ دینے کے بجائے دیگر ٹھوس وجوہات تلاش کرنا ہوں گی۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ مجھے تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے جو پیر کی صبح اٹھتے ہی اپنے واٹس ایپ پر دیکھا تھا۔ میری دانست میں ہمارے ایٹمی پروگرام کے بارے میں آئی ایم ایف اور امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کے جو بیانات آئے ہیں ان کی وجہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا وہ دھواں دھار خطاب ہے جو انہوں نے سینٹ کی گولڈن جوبلی کی تقریبات کے دوران فرمایا تھا۔ جوش خطابت میں انہوں نے یہ تاثر اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف کا گزشتہ 2 برسوں سے پاکستان کے خلاف اپنایا سخت گیر رویہ ہمارے ایٹمی پروگرام اور لانگ رینج میزائل بنانے کی صلاحیت پر قابو پانے کی کوشش بھی ہے۔ آئی ایم ایف اس کی وجہ سے اصرار کرنے کو مجبور ہوا کہ وہ فقط پاکستان کی معاشی پائیداری کی بابت فکر مند ہے۔ اس تناظر میں خواہش مند ہے کہ ہم طلب و رسد کے حقائق پر مبنی فیصلے کریں، اپنے عوام کو بجلی، پٹرول اور گیس کی کم از کم وہ قیمت ادا کرنے کے عادی بنائیں جو انہیں پیدا کرنے یا غیر ملکوں سے درآمد کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ اسحاق ڈار کو جذبات سے مغلوب ہو کر ایسا دھواں دھار خطاب فرمانے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ خطاب فرما دیا تو ترنت جواب ہی آ گیا، بات یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے لیکن مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو اطمینان دلانے میں ناکام ہو جانے کے بعد شہباز حکومت کو بھی عمران حکومت کی طرح کسی سائفر کہانی کی تلاش ہے۔ یہ لکھنے کے بعد مگر دل سے فوراً دعا یہ بھی ابھری ہے کہ میرا خدشہ قطعاً غلط اور بے بنیاد ہو۔